Assalamualaikum class. So today we will start with chapter 4 electromechanical indicating instruments. So let's begin. So first of all हम ये define करेंगे कि what are electromechanical instruments. ठीक है, electromechanical instruments वो instruments होंगे जिनके अंदर हमारे पास electrical parts भी होंगे और mechanical parts भी होंगे जो कि mechanical parts are will be responsible for the motion. ठीक है, so electromechanical parts ऐसे parts होते हैं जिनमें से जो कि फैराडेज लॉ को या ऐसे लॉज को फॉलो करते हैं कि जब भी ड्यू टू वोल्टेज और पोटेंशियल और करंट के इंटरेक्शन से कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट हो, ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को हम electromechanical instruments कहते हैं. तो these are very basic type of instruments, and in this category of electromechanical instruments we have AC instruments and DC instruments, and several types of other instruments we have in our household and we use daily. So to start with the very basic type of instrument जिसको हम discuss करेंगे, that will be PMMC, permanent magnet moving coil. सो PMMC का प्रिंसिपल बिल्कुल गैल्वानोमीटर की तरह होता है और इसके प्रिंसिपल को हम लियोस-नोबल मोमेंट कहते हैं. उसके अलावा जो हम सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन इसके अंदर करेंगे वो ये 3 टाइप के टॉर्क्स होंगे: डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क. सो अगेन हमने वही बात की कि हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें सबसे बेसिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. हेयर अगर आप यहाँ पर इसके नेम से को गौर से देखें तो इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होगा, ठीक है, और किसी भी परमानेंट मैग्नेट के बिटवीन आप मूविंग कॉइल को प्लेस कर देंगे, किसी भी मूविंग कॉइल को प्लेस कर देंगे और उस मूविंग कॉइल्स के में से करंट को फ्लो करवाएंगे. तो हमारे पास से करंट को फ्लो करवाएंगे तो आपके पास ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल करंट एंड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से रिजल्टेंट टॉर्क जनरेट होगा जो कि इसको कॉइल को मूव करवाएगा. ये बेसिक प्रिंसिपल होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का. ये ही प्रिंसिपल फॉलो होता है हमारे पास जनरेटर्स एंड मोटर्स के अंदर. ओके, सो हम इस मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं विद द डियास-नोबल मूवमेंट, और इसको जैकस डियास-नोबल ने डिस्कवर किया था और इसको आप अपनी एफएससी के अंदर पढ़ कर आए होंगे कि हमारे पास द टॉर्क जो टॉर्क जनरेट होता है किसी भी ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैकेनिकल द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, सो अगर मैं इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करूँ विद साइन ऑफ इक्वलिटी तो हम इसके अंदर करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों पे बेसिकली डिपेंड करता है. सो अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करूँ तो हम इसके अंदर एरिया को भी ले आते हैं और एरिया ऑब्वियसली किसका एरिया होगा? कॉइल का. सो वो कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है दैट इज बी, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, उसके बाद जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है दैट इज आई, जो कि उस कॉइल में फ्लो कर रहा होगा. एंड ए इज बेसिकली द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द कॉइल, जो पर्टिकुलर कॉइल पड़ी है. और अगर हम एक कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली ये तो एक कॉइल की बात हो रही है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 2 नंबर ऑफ टर्न्स कर दूं तो टॉर्क फैक्टर ट्वाइस हो जाएगा. सो जब हम इस टॉर्क के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा कर देते हैं. सो दिस एन इज अगेन अ कांस्टेंट नंबर. सो बेसिकली हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर दिस टॉर्क डायरेक्टली डिपेंड्स. ये यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस एक्सप्रेशन क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं, हमें आइडिया में एफएससी में इसको डिस्कस किया. ओके, सो इसी को बेस बना के हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर उसने क्या क्या आपको डाटा दिया है कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड 100 है, यानी एन आपके पास 100 है. विड्थ ऑफ द कॉइल, विड्थ ऑफ द कॉइल को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि हमने एरिया निकालना है. ठीक है, सो विड्थ ऑफ द कॉइल इज 20 mm. सो हम एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, को डिफाइन करेंगे लेंथ इनटू विड्थ. सो लेंथ इनटू विड्थ से. सो विड्थ ऑफ द कॉइल उसने दे दी है, सो हम विड्थ ऑफ द कॉइल की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. एंड डेप्थ ऑफ द कॉइल, आइदर इट्स डेप्थ ऑफ द कॉइल और इट्स लेंथ ऑफ द कॉइल, बोथ आर सेम. सो हम इसको लेंथ को इससे रिप्लेस कर देंगे. सो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा. द फ्लक्स डेंसिटी इन द गैप इज, जो फ्लक्स डेंसिटी गिवन है यानी बी की वैल्यू गिवन है दैट इज
0.1 वेबर, आपको इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला का यूनिट आपको आइडिया होगा कि क्या होता है। सो अगर हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालना है, ओके, सो हम इसको व्हाई वी आर कॉलिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज डिफ्लेक्टिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड डिफ्लेक्ट, यानी एक ऐसा टॉर्क जो कि पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा हो, यानी मूव करवा रहा हो। सो whenever due to these the interaction of these forces एक टॉर्क जनरेट होता है जो कि उस मूविंग कॉइल को रोटेट करवाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और continuously this that movement is continuous until unless इसके अगेंस्ट एक कंट्रोलिंग टॉर्क ना है। तो that's why we call this torque as controlling torque, deflecting torque, sorry। सो यहाँ से हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, एंड चूंकि ये सारे हमने वही वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट किया। ओके, सो यहाँ पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क का जिक्र हुआ है। इस रिस्टोरिंग टॉर्क को भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे पास क्या आता है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो डी ऑस्मोलर मोमेंट को वेरी करने के लिए हम इसके पार्ट्स को समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ परमानेंट मैग्नेट। सो ये आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट प्लेस हुआ हुआ जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, और उन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के दरमियान हमारे पास ये जो आपको सर्कुलर नजर आ रहा है, दिस इज अ सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की शक्ल आपको पता है कैसी होती है, ऐसी शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। सो ये जो आपको क्रॉस सेक्शनल ये साइड व्यू है एंड दिस इज टॉप व्यू। ये टॉप व्यू के अंदर आपको ये पार्ट नजर आ रहा है सिलेंडर का, ठीक है। सो ये सिलेंडर है, और ये जो आपको ब्लैक में स्पाइरल स्प्रिंग नजर आ रहा है, दिस इज अ स्पाइरल स्प्रिंग। ये स्पाइरल स्प्रिंग रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क के। कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क आर सेम टर्म। और ये जो सिलेंडर है बेसिकली इसको उसने कोर से लेबल किया हुआ है। दिस सिलेंडर इज बेसिकली एन आयरन सिलेंडर। और आयरन सिलेंडर को हम क्यों यूज करते हैं, या कोर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कस करते हैं तो आप कहते हैं जी ये आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, और इस परमानेंट मैग्नेट के दरमियान आपके पास एयर गैप है। सो जो एयर की रिलक्टेंस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। सो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी टू फ्लो। इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्योंकि हम इसको क्यों कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बढ़ाना चाह रहे हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड को अगर आप रिकॉल करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी। सो बी बढ़ाएंगे तो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यानी पॉइंट ऑफ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। सो बी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बीच में एयर गैप की रिलक्टेंस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, आप आयरन रख दें। हमें पता है आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद मिनिमम रिलक्टेंस, उसकी रिलक्टेंस बहुत कम होती है। दिस कोर इज प्लेस्ड फॉर दिस रीजन, ठीक है जी। सो ये उस पॉइंटर के स्पिंडल के ऊपर यहाँ पर सेंटर के अंदर एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है, दिस इज दैट पॉइंटर। और इसी स्पिंडल के क्रॉस आपके पास टॉर्क जनरेट होगा, दैट विल प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट, जिसकी वजह से ये पॉइंटर इस पर्टिकुलर स्केल के ऊपर मूव करेगा। ओके, सो ये कुछ सस्पेंशन सिस्टम्स हैं, इसको हम आगे पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली वही टॉर्क कैसे जनरेट होता है उसको डिस्कस किया हुआ है। सो हमारे पास दीज आर द पोल मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो अगर हम यहाँ पर रिकॉल करें लेफ्ट हैंड रूल को, तो लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट द लाइंस ऑफ के हमारे पास द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, and the first line indicates the direction of magnetic lines of force। magnetic lines of force की direction क्या होगी, and this second finger will denote कि आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, सो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हमने डिफाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन करना था, these are moving from north to south। so the first finger will indicate in this direction, and करंट आपके पास किस डायरेक्शन में प्लेस हो रहा है, करंट आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो अगर आप लेफ्ट हैंड को इस तरह से प्लेस करें कि फर्स्ट फिंगर आपकी पॉइंट करी हो इस तरफ, और सेकंड फिंगर को बाहर की तरफ आप पॉइंट करें, तो आपका थंब कहाँ होगा, थंब विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, अब ऊपर की डायरेक्शन में होगा। सो यही यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ये लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन पता लग रही है। अब आप इस साइड पर आ जाएं, इसको हम ब्लू से लेबल करते हैं, इसको इस साइड पर आ जाएं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगेन लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन वही है, लेकिन ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। सो हमें अपना हैंड डाउनवर्ड करना पड़ेगा सेकंड फिंगर को इनवर्ड ले जाने के लिए। जब आप इसको इनवर्ड लेके जाते हैं तो आपका थंब पॉइंट आउट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो अगर मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूं इस पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास ये वो सेंटर लाइन बनती है।
इस सेंटर लाइन के इस तरफ आपके पास फोर्स यहाँ डायरेक्शन लगा रही है और इस तरफ फोर्स यहाँ डायरेक्शन लगा रही है। सो ये हमने नीचे देखा हुआ भी है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो कि इसको कुछ इस तरह से रोटेट करवाएगा, इस तरह से रोटेट करवाएगा। दिस इज दैट टर्निंग इफेक्ट जो कि एक टॉर्क जनरेट करता है, एंड दैट टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की हम बार बार बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके पास पॉइंटर स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो ये हमने पहले बता दिया कि हमारे पास वो डिफ्लेक्ट करेगा, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंगल। सो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करी होगी, इसकी डायरेक्शन किन किन वैल्यूज पर डिपेंड करी होगी कि आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक लेंथ ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ये अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल से देखा है कि आपके पास पॉइंटर उसी तरफ डिफ्लेक्ट होगा जिस तरफ आपके पास करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, एंड इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट क्वांटिटी 2/m। हमें ये पता है कि रिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड ऑब्वियसली बी, बट हम इसको जनरली हम रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, वो हमेशा ये लिखते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि हमने बार बार एक वर्ड यूज किया परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये दिस बी टर्म इज कांस्टेंट, ये तो हम चेंज ही नहीं कर रहे। सो हमारी बेसिकली जो चेंज हो रही है क्वांटिटी दैट इज दिस आई। सो दैट्स व्हाई हम इसको हमेशा से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे पास टर्म आ गई रिफ्लेक्टिंग टॉर्क। द नेक्स्ट टर्म इज कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क ये कहता है कि आपके पास जब डिफ्लेक्शन हो रही होती है तो एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये कैसे आएगी, अगर आपको आपने कभी एक चाबी वाली वो देखी हो वॉच, अलार्म के लिए क्लॉक यूज होती थी, या कभी आपने कोई टॉय ऐसा देखा हो जिसके अंदर आप चाबी भरते हैं, तो हमें पता है कि हम जैसे जैसे चाबी भरते जाते हैं और इमीडिएटली जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो वो रिस्टोर होकर वापस आता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आपने कभी उस टॉय को ऑब्जर्व किया हो तो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। हम जैसे जैसे स्प्रिंग को ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉइल कर रहे होते हैं, ये टाइटन होता जाता है। ठीक है, एंड जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो वैसे वैसे ये बिकॉज इट इज स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी, सो जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो ये जितनी फोर्स से आपने इसको टाइटन करके यहाँ तक लाए होते हैं, सपोज आपने इस पॉइंटर को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से मूव करवाया, और ग्रेजुअली हमें पता है कि जैसे जैसे हम स्प्रिंग को टाइटन कर रहे होते हैं हमें मजीद फोर्स लगानी पड़ती है उसको मजीद टाइटन करने के लिए। सो आपने मैक्सिमम फोर्स लगा के यहाँ तक पॉइंटर को पहुंचा दिया। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज मैक्सिमम, बट कंट्रोलिंग टॉर्क अभी जीरो है। उसकी वजह यह है कि आपके पास चाबी भरना शुरू हुई है, यानी स्प्रिंग कॉइल होना शुरू है। ग्रेजुअली आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज कांस्टेंट। इस पॉइंट पे जब वो पॉइंटर आके रुकता है, जिस पॉइंट के ऊपर हमें पता है पॉइंटर हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकेगा, इस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बिकम्स इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। उसकी वजह से ही पॉइंटर यहाँ पर रुकता है। ठीक है, एल्स अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की मैग्नीट्यूड अभी भी बड़ा हो रहा हो तो ये आगे मूव करता रहेगा। ठीक है, सो द मोमेंट आप करंट को रिमूव करते हैं पीछे से, सो इनपुट सोर्स को, तो आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सडनली बिकम्स इक्वल टू जीरो। जैसे ही वो जीरो होता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज एट मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो उसको पॉइंटर को वापस जीरो पोजीशन पे ले आता है। जब वो जीरो पोजीशन पे लेकर आएगा तो उस टाइम आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि उस टाइम तक आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर कम हो रहा होगा ग्रेजुअली, क्योंकि इसकी टेंशन स्प्रिंग टेंशन कम हो रही है, और इस जीरो पॉइंट पर आके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज जीरो एंड कंट्रोलिंग टॉर्क इज आल्सो जीरो। दैट्स व्हाई द पॉइंटर सेट्स एट द जीरो वैल्यू, और उस पॉइंट पे रेस्ट करता है। अच्छा जी, सो ये कुछ सस्पेंशन सिस्टम्स हैं। हम सस्पेंशन सिस्टम्स को भी आगे भी डिस्कस करेंगे। ये ब्रॉडबैंड सस्पेंशन सिस्टम है, एंड दिस इज ड्यूल बेरिंग सस्पेंशन सिस्टम। ड्यूल बेरिंग के अंदर हम पॉइंटेड निप यूज करते हैं, जो कि ग्लास टाइप ड्यूल बेरिंग इसको इसलिए बोला जाता है कि इसकी शक्ल ड्यूल की तरह की होती है, जेवर जैसे जो टर्म यूज करते हैं। ग्लास के पॉइंटेड एंड के ऊपर हम इसको मूव करवाते हैं। बेसिकली सस्पेंशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये आपके पास कॉइल है और इस पॉइंट के ऊपर आपने इसको फिक्स किया हुआ है। सस्पेंशन सिस्टम का मतलब ये होता है जिस पॉइंट पे उसने कॉन्टिन्यूसली मूव करना है, सो इसको पॉइंटेड बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है इसको पॉइंटेड एंड, और जहां इसको प्लेस किया जाता है वहां भी इसको पॉइंटेड बनाया जाता है। ये फ्रिक्शन के लॉ को फॉलो करता है कि जब आपका मिनिमम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो आपकी फ्रिक्शन भी मिनिमम होगी। दैट्स वाई हम इसको यूज करते हैं, बट दिस इज वेरी फ्रेजाइल सिस्टम, क्योंकि ये ग्लास का मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग को अवॉइड करने के लिए हम ग्लास का मटेरियल यूज करें। The next type of material being used is this taut band। के taut band ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे आप सस्पेंशन आप रबर्स को खींच के फिक्स ना कर दें साइड स्पोर्ट्स के ऊपर, तो और उसके दरमियान हम कॉइल को मूव करवाएं,
तो इसको हम टॉर्क बेंड सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं. बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड एंड बोथ ऑफ हैव देयर own advantages that are clearly explained in the book. Okay, so हम इसको कंट्रोलिंग टॉर्क को डिस्कस कर चुके हैं. इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ये भी मैं बता चुकी हूँ कि कंट्रोलिंग टॉर्क उतना जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पॉइंटर को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, यानी स्प्रिंग का कॉयल होगा. यानी कि अगर आपने मैक्सिमम पोजीशन, सपोज ये उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ तक गया है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क की नई वैल्यू भी उस टाइम मैक्सिमम होगी. अच्छा जी, उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क को हम जनरली 99% ऑफ द टाइम स्प्रिंग फास्फोरस ब्रॉन्ज के स्प्रिंग मटेरियल होता है. फास्फोरस ब्रॉन्ज को इस वजह से यूज किया जाता है बिकॉज दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. हमें पता है हमने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स में प्लेस करना है. सो अगर ये मैग्नेटिक हो गए फास्फोरस ब्रॉन्ज के स्प्रिंग्स, तो इनकी स्प्रिंग टेंशन डिस्टर्ब हो जाएगी. दैट्स वाई हम फास्फोरस ब्रॉन्ज के स्प्रिंग्स को यूज करते हैं, और ये कंट्रोल स्प्रिंग्स होते हैं. और इसको स्पिंडल के अंदर इस तरह से कनेक्ट किया जाता है. जैसे ही आप स्पिंडल को मूव, इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है जैसे जैसे आप इसको मूव करना शुरू करते हैं, दे बिगिन स्टोरिंग द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर. ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास ये मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि जैसे जैसे आप उसको मूव करवाते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, वैसे वैसे आपके पास जब पॉइंटर रेस्ट पे जाएगा स्टेडी स्टेट पे, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है. अच्छा जी, उसके बाद सेकंड मेथड जो हम यूज करते हैं, दैट इज ग्रेविटी कंट्रोल मेथड. सो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के अंदर हम वेट्स अटैच कर देते हैं. यहाँ पर हमें पता है वेट का फार्मूला हमारे पास होता है mg, वेयर g स्टैंड्स फॉर 9.8 मीटर पर सेकंड, जो हमारे पास पर सेकंड स्क्वायर जो ग्रेविटी का कांस्टेंट होता है. तो हमेशा वेट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, ये बात हमें पता है. सो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड को हम कम यूज करते हैं. उसकी वजह ये कि हमें सेपरेट पोजीशन में रखना पड़ेगा. यहाँ पर एक कंट्रोल वेट होता है. ये वेट जो सा है ये इस पॉइंटर को इजीली मूव नहीं करने देता, और अगर आप मूव करके सपोज पॉइंटर को यहाँ ले जाते हैं, तो ये वेट जो सा है ये इस साइड पे मूव कर जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. सो जैसे ही आप यहाँ से इस पॉइंटर की फोर्स रिमूव करेंगे, तो ये पॉइंटर, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को आप जीरो करेंगे, तो उस टाइम ये जो फोर्स होगी, ये वेट यहाँ खड़ा होगा, और ये वेट इसको वापस यहाँ लाने की कोशिश करेगा, वापस लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रेविटी ने हमेशा डाउनवर्ड इस तरह से एक्ट करना है. सो दैट्स वाई अपनी इस पोजीशन पे वापस आएगा. सो इसलिए हम इसको ग्रेविटी कंट्रोल कहते हैं. सो एवरीवेयर जब भी आप इसको कहीं मूव करवाएंगे, वो हमेशा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन, अप डाउन राइट पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको ऐसे ही लेकर आती है. सेकंड वेट जो यूज किया हुआ है, दिस इज बैलेंस वेट, सो दैट कि ये हैंगिंग खड़ा ना रहे, ये उसको, ये इस वेट जो एक्चुअल वेट है, कंट्रोल वेट है, उसको ये बैलेंस करता है. ओके जी. सो द नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है, फोर्स है जो कि हम यूज करते हैं, दैट इज डैम्पिंग टॉर्क. सो डैम्पिंग टॉर्क को का मतलब ये होता है कि अगर हम डैम्पिंग टॉर्क को समझने के लिए ये देखें कि समटाइम्स हमारे पास हम रनिंग कर रहे हैं, सपोज इन अ विंडी वेदर, और आपके पास एक ऑपोजिट साइड फोर्स थ्रस्ट लग रहा होता है. जब आप भाग रहे होते हैं बहुत तेज, और हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप भाग रहे हो, तो आपको ऑपोजिट साइड से थ्रस्ट लग रहा होता है. तो वो आप बहुत तेज नहीं भाग पाते अगर आप हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं. यानी आपकी जो हैवी विंड जो फ्लो कर रही है, वो आपकी मोशन को डैम्प कर रही है. ठीक है, आपकी आप जो भाग रहे हैं उसको डैम्प कर रही है. सो सिमिलर काम यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क भी कर रहा है. हम जब पॉइंटर को किसी स्केल के ऊपर मूव करवाते हैं, तो हम चाहते हैं कि पॉइंटर फौरन से भाग के अपनी फाइनल पोजीशन पे ना जाए, या उसके अंदर वाइब्रेशन ना हो. दैट्स वाई हम उसके अंदर ऑपोजिट साइड से एक फोर्स लगाते हैं खुद से, दैट इज नोन एज डैम्पिंग टॉर्क. और ये डैम्पिंग टॉर्क सिर्फ उस टाइम एक्ट करेगा जब जब आपका पॉइंटर मूव कर रहा होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपका पॉइंटर जीरो पोजीशन पे खड़ा है तो डैम्पिंग टॉर्क तब भी जीरो होगा, फाइनल पोजीशन पे खड़ा होगा डैम्पिंग टॉर्क तब भी जीरो होगा. लेकिन जब वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम जीरो पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, डैम्पिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा. जब वो फाइनल पोजीशन से वापस जीरो पोजीशन पे जाएगा, तब डैम्पिंग टॉर्क इस डायरेक्शन से एक्ट कर रहा होगा. सो द मोमेंट आपके पास पॉइंटर मूव करेगा, हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क एग्जिस्ट करेगा. और ये इसलिए होता है कि आपका पॉइंटर बहुत ज़्यादा भागकर अपनी वैल्यू पर, यानी अनस्टेबल ना हो, या वाइब्रेशन उसके अंदर प्रोड्यूस ना हो. वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली, यानी कि आपके पास पॉइंटर है, तो आपके वो ग्रेजुअली मूव करे, यानी उसकी मोशन कुछ इस तरह से हो.
नॉट लाइक दैट कि यूं जाए एंड यूं जाए, ये इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। सो ये दो टाइप के मेथड्स, थ्री टाइप के मेथड्स की डैम्पिंग होती है। एक डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस किया जाता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से। एयर फ्रिक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने ये जो पॉइंटर है इसके साथ एक स्पिंडल अटैच किया जिसको हमने एक एयर चैम्बर है जिसके अंदर मूव करवा रहे हैं। इसके आगे एक पिस्टन लगा हुआ है, यानी वो कुछ इस तरह से पिस्टन एक अटैच हुआ हुआ है जो कि आउटसाइड एंड इनसाइड मूव करेगा। सो जब भी आप कभी इसको पॉइंटर मूव करता है तो ये पिस्टन जो सा है ये बाहर की तरफ आने की कोशिश करे, वापस आने की कोशिश करेगा। जब ये वापस आएगा तो एक एयर का थ्रस्ट इस पे इस तरह से लग रहा होगा एंड ऑब्वियसली जब ये वापस जाएगा तो एयर का थ्रस्ट कुछ इस तरह से लग रहा होगा। एंड सिमिलरली ये दूसरा मेथड है जिसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो रही है। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने जो पॉइंटर था हमारा, उस पॉइंटर के साथ एक वेन अटैच कर दी है। ये वेन क्या कर रहा होगा, ये वेन जब भी कभी ये पॉइंटर इस तरह से या इस तरह से मूव करता है तो ये वेन भी उसके साथ मूव करेगा, ठीक है। और ये वेन जो सा है इसको एयर का थ्रस्ट फेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये पॉइंटर बहुत तेजी से मूव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के अंदर हम एक विस्कस मटेरियल के अंदर प्लेस कर देते हैं जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके अंदर हम इसको प्लेस कर देते हैं और ये स्पिंडल बहुत फ्रीली नहीं मूव कर पाता क्योंकि यहाँ पर एक डिस्क सी अटैच हुई हुई है जो कि उस लिक्विड के अंदर उसको बहुत आसानी से घूमने नहीं देती, ठीक है। सो ये आपके पास दूसरे टाइप ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है, इसको हम बहुत डिटेल में क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम सूटेबल नहीं समझते उसकी और इवन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को भी हम सूटेबल नहीं समझते क्योंकि उसके अंदर आपके पास कोरोजन की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाती है और वेरिएबल हो जाती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के अंदर वी हैव अ प्रोबेबल चांस कि आपके पास लीकेज हो जाए, दैट्स व्हाई ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को पोर्टेबल नहीं हम कंसीडर करते क्योंकि फ्लूइड होता है उसके अंदर तो उसके अंदर लीकेज हो सकती है। जो मोस्ट कॉमनली फ्रिक्शन डैम्पिंग की टाइप यूज होती है दैट इज एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम स्पिंडल जिसके ऊपर पॉइंटर मूव कर रहा होता है, ये वो स्पिंडल है, इसके साथ हम एक डिस्क अटैच करते हैं जिस डिस्क को हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको रख दिया। जब भी वो ये पॉइंटर मूव करेगा, ये पॉइंटर इस तरह डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन मूव करेगा तो ये स्पिंडल जो डिस्क इसके साथ अटैच है ये डिस्क मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगी। जब ये कट करती है तो उसकी वजह से हमें पता है कि पोटेंशियल उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जिस ईएमएफ की वजह से एडी करंट्स फ्लो करते हैं। हम एडी करंट्स को पहले जनरेटर्स में भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि एडी करंट्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं टू द कॉज दैट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग इट अगेन इन इट फॉलोज द फैराडेज लॉ। सो ये मैग्नीट्यूड उस टाइम बढ़ जाएगा जब पॉइंटर तेजी से मूव करने की कोशिश करेगा, सो वो उसको अनस्टेबल नहीं होने देगा और बहुत तेज मूव करना नहीं देगा। ओके, सो ये एडी करंट डैम्पिंग को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पास एक फोर्स लग रही है तो एडी करंट डैम्पिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन क्रिएट करेगी जो कि डैम्पिंग प्रोड्यूस करती है। ओके, सो अगर आपके पास ये डैम्पिंग के कर्व्स हैं कुछ जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपके पास बिल्कुल डैम्पिंग नहीं है, कोई खास डैम्पिंग या बहुत लेस डैम्पिंग हुई है, तो सपोज करते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंटर ने फाइनल पोजीशन पे स्टे करना है, ठीक है। सो आपके पास क्या होगा, ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ की है, आपके पास ये पॉइंटर मूव करे स्टार्ट करेगा जीरो पोजीशन से और फौरन ही अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनल पोजीशन पे पहुंच के वो रुकेगा नहीं, कभी वो अप भी जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा एंड फिर फाइनली स्टेबल होगा। इसको हम अंडर डैम्प सिस्टम ही कहते हैं। या हम ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हैवी डैम्पिंग कर देते हैं जिसकी वजह से पॉइंटर इतना स्लो हो जाता है कि पॉइंटर मूव करना शुरू करता है और बहुत ग्रेजुअली जाके अपनी फाइनल पोजीशन पर रुकता है। इसको हम हैवी डैम्पिंग कहते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग ये होती है कि आपका पॉइंटर जो सा है वो बहुत इजीली अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाए और फाइनल पोजीशन पर पहुंच के विद इन नो टाइम, ये टाइम का एक्सेस बना हुआ है हमारा, यानी काफ़ी जल्दी पहुंच जाए अपनी फाइनल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर जाके वो वाइब्रेट भी ना करे, फौरन ही कांस्टेंट हो जाए। ये हमारे पास कुछ डैम्पिंग के कर्व्स हैं। ये पॉइंटर के ऑसिलेशन को भी इस फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका पॉइंटर अनस्टेबल ना हो। ओके जी, सो डैम्पिंग टॉर्क को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इन साइड से आप डैम्पिंग टॉर्क को देख लीजिएगा। मूविंग कॉइल का सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, जो वो टेंजेबल बेरिंग्स, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, टॉर्क बैंड सस्पेंशन को। ओके, सो ये वो सस्पेंशन सिस्टम टॉर्क बैंड एंड पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो यूज होती है इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके जी, सो कंस्ट्रक्शन हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये वही मैंने आपको बताया कि ये एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, ये स्केल है, दिस इज द पॉइंटर,
यहाँ पर आपके पास स्पाइरल स्प्रिंग्स हैं, ये स्पाइरल स्प्रिंग लगा हुआ है जिससे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और दिस इज दैट आयरन सिलेंडर, ये जो हम हाईलाइट इस टाइम कर रहे हैं, और ये जो इसके ऊपर ये कॉइल है, ये दिस इज द कॉइल जो कि उसके ऊपर माउंट हुई हुई है। ये इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि हम ये आयरन सिलेंडर क्यों लगाते हैं, टू सो दैट कि आपके पास रिलक्टेंस मिनिमम हो सके, ठीक है। सो ये जिस सिस्टम के ऊपर आपने इसको अटैच किया हुआ है, ये सिस्टम वही पिवोटेड सिस्टम होगा, ये जो सिस्टम अटैच हुआ है। ओके, सो इसके अंदर आपके पास ये पिवोट भी बता दिया है, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इससे हम एडजस्टमेंट भी करते हैं, जीरो की एडजस्टमेंट भी करते हैं, जो मैंने एरर्स में भी डिस्कस किया। ओके, सो हमारे पास ये जो स्केल है, दिस इज द जीरो ऑफ द स्केल एंड दिस इज द फुल स्केल ऑफ द स्केल। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं कि दिस इज द मार्क प्लस एंड माइनस। मैंने आपको बताया था प्लस एंड माइनस कैसे मार्क होगा, कि अगर करंट की डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप करंट को चेंज करते हैं किसी भी डायरेक्शन से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टॉर्क की पोजीशन की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई दीस टर्मिनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्लस एंड माइनस डायरेक्शन है तो हो सकता है टॉर्क इस डायरेक्शन मूव कर रहा हो, अगर माइनस प्लस कर देंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ओके जी, सो उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन ऑफ और एंड दिस इज प्योरली डीसी। उसकी वजह ये कि ये डीसी की ही डायरेक्शन सेम रहती है, जो कि आपके पास यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। एसी के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। एसी के लिए अगर आपने यूज करना है सिस्टम को, तो हमें इसमें रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, इसको यूनी डायरेक्शनल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली जो पीएमएमसी सिस्टम है दीज, जिसको हम फर्दर वोल्ट मीटर, ओम मीटर, एम मीटर ये सब बनाएंगे इससे, ये आपके पास डीसी के लिए इंडिकेटिंग मीटर के लिए यूज होता है। अच्छा जी, सो ये हमारे पास एक्सप्लेन किया हुआ है उसने कि दिस इज द मूविंग कॉइल एंड दीज आर द परमानेंट मैग्नेट्स, एंड अगेन वही बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये आपको इसके अंदर से क्लियर हो रही होगी। ये मिरर बेसिकली पैरेलल एरर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये वही टॉर्क एंड इक्वेशन स्केल है कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज द सेम इक्वेशन जिसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, सो इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने ये बताया कि जी आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, जो कि थीटा कह लें आप उसको, फिर फाई कह लें। और हम जिस पॉइंट पे इन दोनों को स्टेबल करते हैं, हम कहते हैं कि जी पॉइंटर जब फाइनल पोजीशन पर आके रुकता है, तो उस टाइम के ऊपर आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। सो दिस शोज कि आपके पास जो डिफ्लेक्ट थीटा था वो इक्वल हो जाता है के आई के। ये के हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस किया है साइन ऑफ इक्वालिटी से, ठीक है। सो ये उसने के टर्म को एक्सप्लेन किया। ओके, सो इसके बाद हमारे पास चूंकि ये दोनों कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, सो इस दैट्स वाई, और अभी मैंने लिखा था कि थीटा इज इक्वल टू के आई होता है, और अगर मैं यहाँ पर इस के को रिमूव कर दूं और मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो प्रोपोर्शनैलिटी से, तो आई बन जाएगा। इसका मतलब है जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी वो एग्जैक्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी आई के। दैट्स वाई जो हमारा स्केल बनता है वो बिल्कुल लीनियर स्केल होता है। लीनियर स्केल का मतलब ये होता है कि अगर ये 1 है तो ये जो गैप है बिटवीन 1 एंड 2 रीडिंग, जो हमारी डिविजन्स बन रही हैं, ये इक्वली स्पेस्ड होंगी। ये इक्वली स्पेस का मतलब ये होता है आपका जैसे ग्राफ पेपर होता है उसमें सारी रीडिंग्स इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो और आपने लॉगरिथमिक ग्राफ देखा होगा, वो इक्वली स्पेस नहीं होता। सो इस तरह के जो आपके पास रीडिंग्स होती हैं इनको हम लीनियर कहते हैं। क्यों लीनियर कहते हैं? क्योंकि ये रिलेशनशिप उसको लीनियर करता है। अच्छा जी, सो हमारे पास अगेन कि मैंने हम पहले ही बता दिया, ये पोलराइज्ड होता है, डीसी के ऊपर अप्लाई होगा, एसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये कुछ इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी थ्योरेटिकल ही डिस्कशन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये आपके पास एग्जांपल है जो कि बुक में हुई हुई है। ये वही टॉर्क की वैल्यूज को हमने जब बेसिकली टी डी एंड टी सी को कैलकुलेट करना है, तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये आपने सारी वैल्यूज उसी फार्मूला के अंदर पुट की हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अंदर, और आपके पास थीटा दिया हुआ है, तो उससे आपने ये क्वेश्चन निकाली है, ठीक है, कि कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है जी। सो ये हमारे पास बेसिकली पीएमएमसी था जिसको हमने डिस्कस किया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वोल्ट मीटर और एम मीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कि हम वो किस तरह से बनाते हैं।